Hello students, welcome back. Today's topic is sample format on judgment of suit for recovery of money. Let's see problem क्या है. We have to write a judgment on the basis of pleading, or we have to keep in mind the provision of section 34 of CPC. We all know section 34 deals with the provision of interest. देखते हैं पहले सबसे पहले प्लेंटिफ का केस समझते हैं. ए ने एक सूट लेके आया रिकवरी का 14,000 रुपये का प्लस कॉस्ट ऑफ सूट किसके अगेंस्ट एक्स वाई एंड जेड के अगेंस्ट. इन फॉलोइंग फैक्ट्स पे पहला फैक्ट उसने ये लिया कि जो एक्स वाई जेड के जो फादर एफ है उनको ज़रूरत थी 10,000 रुपये की अपनी वाइफ के ट्रीटमेंट के लिए, और एफ़ की रिक्वेस्ट पे प्लेंटिफ ए ने उन्हें लोन दिया 10,000 का. कब दिया? 25/12/2002 को. और सेम डे पे एफ ने एग्जीक्यूट कर दी एक प्रॉमिसरी नोट और रिसीट किसके फेवर में? प्लेंटिफ के फेवर में, इस स्टिपुलेशन के साथ कि वो इंटरेस्ट देगा हर महीने 1% का. सेकेंड फैक्ट कि जो प्लेंटिफ का अकाउंटेंट एम है वो स्क्राइब था प्रोनोट और रिसीट का. थर्ड फैक्ट कि एफ ओरली प्रॉमिस किया था उससे कि वो लोन दे देगा विथ इन 2 months, लेकिन 2 महीने के बाद जब प्लेंटिफ ने डिमांड की है अमाउंट तो एफ ने पैसे नहीं दिए. तो बाकी के फैक्ट क्या है? ये कि जनवरी 2004 में एफ की डेथ हो गई. एफ की डेथ होने के बाद प्लेंटिफ ने पैसा मांगा ओरली और रजिस्टर्ड नोटिस के थ्रू. किससे? एक्स वाई और जेड से, ये कहते हुए कि मुझे पैसा दिया जाए. लेकिन एक्स वाई एंड जेड ने कोई पैसा नहीं दिया प्लेंटिफ को, ना ही प्रिंसिपल अमाउंट ना ही इंटरेस्ट. अल्टीमेटली प्लेंटिफ के पास कोई और रिसोर्ट नहीं रहा तो उसने सूट फाइल किया ये कहते हुए कि मुझे मेरा 10,000 प्रिंसिपल अमाउंट का, इंटरेस्ट 3600 रुपये प्लस नोटिस चार्जेस 400, टोटल मेरे होते हैं 14,000 मुझे दिए जाए, प्लस 1% इंटरेस्ट भी दिया जाए. कब से? फ्रॉम डेट ऑफ सूट टिल रियलाइजेशन एंड कॉस्ट ऑफ सूट. और अगर सेक्शन 34 इंटरेस्ट की बात करी जाए तो 3 स्टेजेस में होती है इंटरेस्ट के प्रोविजंस. पहला प्रीलाइट इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट जो कि प्रायर टू द सूट का मैटर होता है जहाँ पे. दूसरा पेंडेंट एंड पोस्टलाइट इंटरेस्ट. पेंडेंट वो इंटरेस्ट होता है जो कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट होता है. एंड लास्टली पोस्टलाइट वो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है जो कि आफ्टर जो कि स्टार्ट होता है फ्रॉम द डेट ऑफ सूट टिल रियलाइजेशन ऑफ ऑल पेमेंट. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रीलाइट इंटरेस्ट है 14,000, पेंडेंट एंड पोस्टलाइट इंटरेस्ट है 14,000 प्लस 1%. क्योंकि यहाँ हमें सेक्शन 34 के प्रोविजंस को ध्यान रखना है और फिर फ्रेमिंग करनी है, तो हमें सेक्शन 34 के प्रोविजंस को भी हमारे जजमेंट राइटिंग में इंक्लूड करना होगा, वो मैं आगे बताऊंगी. डिफेंडेंट का केस क्या है? ये सूट जो है कंटेस्ट किया है एक्स एंड वाई ने, जबकि जो जेड था डिफेंडेंट नंबर 3 वो एक्स पार्टी रहा यहाँ पे. डिफेंडेंट नंबर 1 एंड 2 ने क्लियरली डिनाइल की है कि उनको कोई नॉलेज नहीं थी कि ऐसे कोई प्रॉमिसरी नोट एग्जीक्यूट हुई है, और न ही उन्हें ये नॉलेज थी कि उन्हें फादर ने बोला था कि उससे पैसे दिए जाएंगे उन्हीं की लाइफ टाइम में. दूसरा उनका कहना ये था कि प्रॉमिसरी नोट जो है इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड है और इनएडमिसिबल है. तीसरा उनका कहना ये था कि प्लेंटिफ जो है वो मनी लेंडर है और उन्होंने कोई कंप्लाइंस नहीं की है राजस्थान मनी लेंडर एक्ट की, इसलिए वो कोई एंटाइटल नहीं होते हैं इंटरेस्ट या कॉस्ट की. और लास्टली उनका कहना ये है कि उनके फादर ने कोई एसेट उनके लिए नहीं छोड़ी, और वो जो है एक पुअर एग्रीकल्चरिस्ट है जिनके पास सिर्फ 2 बीघा ज़मीन है. इसलिए कोर्ट को कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई भी लाइबिलिटी ना इम्पोज करे. अगर डेक्रेटल अमाउंट लेना ही है तो उन्हें इंस्टॉलमेंट में ले, यानी ₹250 पर मंथ ले. तो अब अगर हम फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ की बात करें तो हमें यहाँ पे ये तो समझ में आ गया है कि जो हमारा मटेरियल प्रोपोजिशन जो है
वो हमें प्लीडिंग का प्लेंटिफ की प्लीडिंग से मिलेंगी। डिफेंडेंट ने सारा कंटेस्ट किया है उसको, इसलिए हम अगर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज में जाए तो सबसे पहला फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज ये होगा कि 10,000 रुपये के बेसिस पे कोई लोन दिया था। दूसरा ये देखेंगे कि क्या वो 10,000 रुपये लेने के लिए हकदार है प्लेंटिफ। और तीसरा हमें ये देखना है कि जो प्लेंटिफ रिकवर करना चाहता है अमाउंट 3,600 रुपये, 400 रुपये, 10,000 रुपये प्लस 1% पर मंथ फ्रॉम डिफेंडेंट, वो क्या वो उसके लिए एंटाइटल है या नहीं है। तो हमें ये चीज़ फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज से पता चली है, क्योंकि हमारे फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज का मटेरियल प्रपोजिशन प्लस एडमिशन एंड डिनाइल रूल के बेसिस पे फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज हमारी कहाँ से निकल के आई है, प्लेंटिफ की केस से। लेट्स सी हमारा मॉडल आंसर क्या है। सबसे पहले कोर्ट ऑफ जूनियर सिविल जज लिया है, तो आपने एक चीज़ देखी होगी, मैंने यहाँ पे कैडन भी लिखा है इस बार। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम में पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन दे रखा था। उसके बाद फॉर्मेट वही है जो ऑलरेडी आप लोगों को पता है। लास्ट में मैंने जो हेडिंग ली है वो ये लिया है, सूट फॉर रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट विथ इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 34 ऑफ CPC कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ये यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। लेट्स सी फर्दर। फर्स्ट पॉइंट डील करता है ओपनिंग स्टेटमेंट जो कि हमने इंटरेस्ट के स्टेजेस भी बताए, प्री लाइट इंटरेस्ट, पेंडेंट लाइट एंड पोस्ट लाइट इंटरेस्ट। प्री लाइट यानी प्रायर टू द सूट स्टेज, पेंडेंट ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द सूट एंड पोस्ट आफ्टर द सूट हैज़ बीन डिक्रीड। सेकेंड पॉइंट में केस ऑफ प्लेंटिफ लिया गया है और लास्ट की 3 लाइन आपको बताया इट्स अ पार्ट ऑफ सेट लैंग्वेज। आगे देखते हैं। थर्ड पॉइंट डील्स विद द केस ऑफ डिफेंडेंट, वही बातें जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई है। फोर्थ पॉइंट में हमने सेट लैंग्वेज जो हमारी लिखते हैं हम हमेशा बिफोर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज कि एडमिशन डिनाइल हुआ था, ऑर्डर 10 रूल 2 एंड अदर प्लीडिंग्स एंड डॉक्यूमेंट एज प्रोड्यूस्ड होने के बाद कोर्ट ये कंसिडरेबल इश्यूज बनाते हैं। फिर अब हमारे जो तीनों इश्यूज हैं उनका ओनर्स ऑफ प्रूफ किसके ऊपर, प्लेंटिफ के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज हुई है वो प्लेंटिफ के प्लीडिंग के बेसिस पे हुई है, क्योंकि सारा मटेरियल प्रपोजिशन जो था उसमें था और एडमिशन एंड डिनाइल के रूल के दोनों को कंसिडर करने के बाद प्लेंटिफ के प्लीडिंग से हमें 3 फ्रेमिंग मिली इश्यूज की। पहली फ्रेमिंग क्या है कि क्या whether defendant father executed the promissory note in plaintiff favor in lieu of loan of 10,000. Second issue is whether the plaintiff is entitled to recover the loan amount of rupees 10,000 from the defendant. And the third issue is whether the plaintiff is entitled to recover the pre-light interest of rupees 3,600, notice charges rupees 400 and further interest at the rate of 1% per month from defendant, and lastly relief and cost. फिर आपको पता है इसके बाद डिटर्मिनेशन एंड एनालिसिस होता है, जिसमें 5th पॉइंट की ओपनिंग स्टेटमेंट ओनर्स ऑफ प्रूफ के बारे में बताता है सेक्शन 102 और लीगल मैक्सिम जो है उसके हिसाब से प्लेंटिफ के ऊपर भार है इस इशू को प्रूव करने का। अब आगे देखते हैं। अब हम प्लेंटिफ के एविडेंस की स्टेज को समझते हैं। यहाँ पे PW1 एज अ प्लेंटिफ उसने ये डिपोज किया कि हाँ मैंने 25 दिसंबर को पैसा दिया था 10,000 F को, किस लिए, उसकी वाइफ की ट्रीटमेंट के लिए। और ये फैक्ट रिलेवेंट कहाँ बताया गया, सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ये कॉन्स्टिट्यूट करते हुए कि मोटिव क्या था, मोटिव यही था पैसा लेने वाइफ के ट्रीटमेंट के लिए। दूसरी बात, यहाँ पे जो प्रोमिसरी नोट एक्सिक्यूट हुआ था उसको एग्जिबिट किया गया। रिसिट जो थी 10,000 की वो भी एग्जिबिट हुई है, रिसिट हो गई, प्रोमिसरी नोट हो गया। अब इसके बाद जब डिसीज मर गया और पैसा लेना चाहा तो जो ओरली और जो रजिस्टर्ड नोटिस के थ्रू
उससे उसके बच्चों से पैसे मांगे थे, उसको भी एग्जिबिट किया उसने P3 में। देन P4 में उसने ये बोला कि जब उसे कोई पैसा नहीं मिला तो उसने ये जो रजिस्टर्ड नोटिस भेजा था उसकी रिसिप्ट जो थी वो भी उसने लगाई, प्लस उसने एक्नॉलेजमेंट ऑफ नोटिस की जो रसीद होती है उसको भी उसने लगाई। उन लोगों ने ये नोटिस भी एक्नॉलेज किया था तो वो भी रिसिप्ट लगा दी। तो पर्टिकुलरली उसने 5 एग्जिबिट्स लगाए अपने एविडेंस स्टेज में। नाउ 6 पॉइंट क्या कहता है कि जो एम था अकाउंटेंट प्लेंटिफ का एस P2 उसने भी कॉरोबरेट किया प्लेंटिफ के साथ और ये कहा कि हाँ उसने खुद ने ये प्रोनोट लिखा था और एक रिसिप्ट बनाई थी। ये जो उसका जो अकाउंटेंट था उसने भी कॉरोबरेट कर दिया। तो यहाँ पे उसके जो जितने भी एविडेंसेस हैं उनको सपोर्टिंग रोल मिला। P2 जो है उसकी टेस्टिमनी कहाँ रिलेवेंट हुई? सेक्शन 9 में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसने सपोर्ट किया ये इन्फरेंस कि हाँ डिसीज ने एक प्रोनोट एग्जीक्यूट किया था। फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन में ये भी उसने एडमिट किया कि उसे नहीं पता कि किस पर्पस के लिए लिया था लोन, बट ये तो क्लियर है कि लोन लिया था। अब 7 पॉइंट देखते हैं डिफेंडेंट की एविडेंस की स्टेज। डिफेंडेंट का कहना ये है कि उसके फादर ने मरने से पहले उसे ये कहा था कि कोई भी आउटस्टैंडिंग डेट नहीं है उसके अगेंस्ट। लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में 2 चीज़ नहीं आई। पहली तो उसने ये एडमिट किया कि उसे कोई भी रिसीट नहीं मिली रीपेमेंट ऑफ लोन की। दूसरी ये उसने एडमिट किया कि उसे नोटिस मिले थे प्लेंटिफ के लेकिन उसने रिप्लाई नहीं किए। अब ये दोनों जो एडमिटेड फैक्ट्स जो निकल के आए ये कहाँ पे रिलेवेंट हुए? ये रिलेवेंट हुए सेक्शन 14 में। कैसे? क्योंकि ये इंडिकेट करते हैं इस नॉलेज के बारे में कि लोन और प्रॉमिसरी नोट का पता था डिफेंडेंट को, और अगर उसकी जगह कोई और रीजनेबल मैन होता, अगर किसी लायबिलिटी में नहीं होता तो इमिजिएटली रिप्लाई करता ये कहते हुए कि कोई लोन मेरे फादर ने लिया ही नहीं है। और अब देखते हैं पॉइंट 8 में क्या है। मदर एल जो है डिफेंडेंट की STW2 उसने क्या डिपोज किया? उसने ये बोला कि उसके हस्बैंड ने कुछ पैसे लिए थे उससे फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन। आगे देखते क्या है। लेकिन अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में वो ये नहीं बता पाई कि कितना पैसा उसके हस्बैंड ने लिया था और किसके लिए लिया था, किसको पैसे देने के लिए लिया था। अब 9 पॉइंट आता है फाइंडिंग ऑफ द कोर्ट। तो कोर्ट क्या फाइंडिंग करता है? कोर्ट का कहना ये है कि सेक्शन 4 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हिसाब से प्रॉमिसरी नोट क्या होता है पहले तो वो डिफाइन किया। तो वी ऑल नो प्रॉमिसरी नोट एक इंस्ट्रूमेंट होता है राइटिंग में जहाँ पे अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है, साइंड होता है मेकर से, सर्टेन सम के लिए होता है, सर्टेन पर्सन को होता है। वी ऑलरेडी नो दिस। अब इसके बाद एग्जिबिट P1 जो है उससे ये क्लियर होता है कि हाँ जो प्रॉमिसरी नोट था वो यही है। दूसरा सेक्शन 118 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ये भी क्लियर होता है कि जो प्रॉमिसरी नोट था वो कंसिडरेशन के लिए हुआ था। और ये क्या क्लियर करता है कि P1 और P2 के जो टेस्टिमनी हैं और अदर वेरियस डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस जो प्रोड्यूस किए थे प्लेंटिफ ने, जैसे कि प्रॉमिसरी नोट, रिसीट साइन बाय F, डिमांड नोटिस, ये डिमांड नोटिस एज एग्जिबिट P3, पोस्टल रिसीट एग्जिबिट P4 एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ नोटिस। और कंडक्ट से भी जो डिफेंडेंट है उससे ये क्लियर होता है कि यहाँ पे प्रॉमिसरी नोट तो एग्जीक्यूट हुआ है। ये कोर्ट ने क्लियर फाइंडिंग दी अपने एविडेंस, दोनों की एविडेंस की स्टेज को देखने के बाद। आगे देखते हैं।
So ultimately, defendant failed to rebut the evidences led by the plaintiff. पहला उनका ये क्लेम था कि फादर ने रीपेड कर दिया लोन अमाउंट उन्हीं की लाइफ टाइम में, जिसको उन्होंने प्रूव करना चाहा था अपनी मदर के थ्रू. मदर के थ्रू भी जो स्टेटमेंट्स निकल के आते हैं उससे वहाँ कोई क्लियर नहीं होता है कि कोई पेमेंट जो है प्लेंटिफ को हुआ था. सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो मोटिव था लोन लेने का, वो भी वो स्टैब्लिश नहीं कर पाए. कैसे? उन्हें कहीं भी उन्होंने ये प्रूव नहीं किया कि उनकी मदर जो थी वो बीमार नहीं थी एट द टाइम ऑफ टेकिंग द लोन. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि जब आपने प्लेंटिफ की प्लीडिंग को डिनाइल ही नहीं किया तो वो क्या मानी जाएगी? वो एडमिटेड मानी गई. कहाँ पे? अंडर ऑर्डर 8 रूल 5. अगर हम ऑर्डर 8 रूल 5 की बात करें स्टूडेंट्स, तो हमें पता है कि स्पेसिफिक डिनाइल मस्ट बी स्टैब्लिश. अब आपने कोई स्पेसिफिक डिनाइल किया ही नहीं प्लीडिंग को लेके, तो उसे अल्टीमेटली क्या इफेक्ट माना जाता है कि वो एडमिटेड हो गई है, वो एडमिटेड फैक्ट माना जाता है. ऑल्सो जो पॉइंट 10 है वो ये क्लियरली कहता है कि उनका ये डिफेंस था कि प्रॉमिसरी नोट इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड है और वो इनएडमिसिबल इन एविडेंस है, जबकि सेक्शन 35 इंडियन स्टैम्प एक्ट का क्लियरली कहता है कि कोई भी इनसफिशिएंटली स्टैम्प डॉक्यूमेंट इनएडमिसिबल माने जाते हैं एविडेंस में. और सेक्शन 3 रेड विथ शेड्यूल 1 देखे तो वो डॉक्यूमेंट्स में कभी भी प्रॉमिसरी नोट रिक्वायर्ड नहीं होता है टू बी स्टैम्प्ड. तो जब कोई प्रॉमिसरी नोट रिक्वायर्ड ही नहीं है स्टैम्प करने के लिए, तो आप उसे इनसफिशिएंटली स्टैम्प डॉक्यूमेंट मानेंगे क्यों? तो वो अपने आप में एविडेंशियरी नेचर की वैल्यू में ही नहीं आता है. तो यहाँ पे ये जो डिफेंस है ये भी वो क्लियर नहीं कर पाए, इसको भी वो स्टैब्लिश नहीं कर पाए. प्लस जो एग्जिबिट P1 है, कोर्ट ने इसे एडमिसिबल इन एविडेंस माना. इनसफिशिएंटली स्टैम्प डॉक्यूमेंट को इनएडमिसिबल नहीं मानता है. प्लस ये जो डिफेंस का जो ये डिफेंस था इसको भी वो स्टैब्लिश नहीं कर पाए. और यहाँ पे एग्जिबिट P1 क्या माना गया? एडमिसिबल इन एविडेंस. सो पॉइंट नंबर 11 फाइनल फाइंडिंग ये देता है कोर्ट की कि इशू नंबर 1 इज हेल्ड टू बी प्रूव्ड इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ. कोर्ट ने ये माना कि हाँ प्रॉमिसरी नोट एग्जीक्यूट हुआ था बाय F इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ. अब हम देखते हैं इशू नंबर 2. तो इशू नंबर 2 क्या है? 12 पॉइंट में ये बता रखा है. हमें ये देखना है इशू नंबर 2 में कि क्या प्लेंटिफ एंटाइटल है प्रॉपर्टी रिकवर करने के लिए लोन. तो इसके लिए हमें पॉइंट 13 देखना होगा. तो जब हम रिकवरी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ पायस ऑब्लिगेशंस आएगा अंडर हिंदू लॉ. हमने ये पढ़ा है कि हिंदू लॉ में एक पायस ऑब्लिगेशंस के हिसाब से जब कोई फादर या ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर कोई मॉरल पर्पसेस के लिए कोई पैसा उधार लेते हैं क्रेडिटर से, तो उसमें अगर उनकी डेथ हो जाए और वो पैसा ना चुके तो उसके बाद ऑब्लिगेशंस किस पे पास ऑन हो जाती है? फ्यूचर जनरेशन पे, यानी इमीडिएट जो जनरेशन होती है उस पे पास हो जाती है. और इस प्रेजेंट केस में भी जो फादर का डेट था वो व्यवहारिक डेट था, उसने मदर के ट्रीटमेंट के लिए लिया था और ये मॉरल पर्पस भी इस्टेब्लिश करता है. तो हेंस जो डेट है इज बाइंडिंग ऑन द सन्स. अब पॉइंट 14 क्या कहता है? पॉइंट 14 कॉन्सेप्ट ऑफ पायस ऑब्लिगेशन के अमेंडमेंट की बात करता है. आपको पता है हिंदू सक्सेशन एक्ट में एक अमेंडमेंट हुआ था 2005 में, जिसमें सेक्शन 6 का सब क्लॉज 4 में पायस ऑब्लिगेशंस जो थी उसको ऑब्लिगेट किया गया था, मिटिगेट किया गया था, ये कहते हुए कोर्ट ने कि कोई भी सूट अलाउड नहीं होगा ओनली ऑन द बेसिस ऑफ पायस ऑब्लिगेशन. यहाँ पे कोई और अकम्पनीड सम अदर ग्राउंड्स भी होने चाहिए. सिर्फ पैसा चुकाना है पायस ऑब्लिगेशन की, भाई दायित्व बनता है बेटे का अपने
फादर का या फिर अपने फोर फादर का या ग्रेट फादर का पैसा चुकाना, तो वो उसको ख़त्म किया कोर्ट ने, मिटिगेट किया। ऑल्सो यहाँ पे ये भी बोलता है सेक्शन 6 का सब क्लॉज 4 कि यहाँ पे जो बेटे हैं अब वो बाउंड नहीं है कि डेट को वो डिस्चार्ज करे जब तक कि वो डेट जो है वो 2005 अमेंडमेंट एक्ट के कमेंसमेंट से पहले ना लिया हो, दैट इज़ पर्टिकुलरली 9/9/2005 से पहले ना लिया हो। और सन जो है वो तभी लायबल होंगे अगर 9/9/2005 से पहले पैसा लिया है तो। और अगर हम प्रेजेंट केस की बात करें तो यहाँ पे पाइस ऑब्लिगेशन के बेसिस पे सूट नहीं लाया गया था, यहाँ पे सूट लाया गया था फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ प्रो नोट। इसलिए पाइस ऑब्लिगेशन के अगर सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए देखें तो यहाँ पे हम पाइस ऑब्लिगेशंस को बीच में ला ही नहीं रहे हैं, हम सिर्फ दायित्व की बात कर रहे थे कि बेटे का दायित्व होता है अपने पिता का या फिर अपने फादर का, ग्रेट फादर का, दादा का, परदादा का, इनका पैसा चुकाना। बट ऐसा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे प्लेंटिफ केस ही ऐसा लाया था, उसने एनफोर्स किया था प्रॉमिसरी नोट। जब पैसा भी दिया था तो इन लोगों ने प्रॉमिसरी नोट एग्जीक्यूट किया था। ऑल्सो जो यहाँ पे जो डेट लिया है वो भी 25/12/2002 को लिया गया है। और यहाँ पे डिफेंडेंट्स ने बर्थ ले चुके थे 9 सितंबर 2005 से पहले वो लोग ले चुके थे। देयरफॉर यहाँ पे सारी कंडीशन जो है सेक्शन 6 सब क्लॉज 4 की बच्चे दायित्व है वो पूरी की पूरी कंडीशन लगती है, फुलफिल्ड होती है। और इसी बेसिस पे ये कोर्ट ने ये फाइंडिंग दी कि प्लेंटिफ एंटाइटल्ड है लोन अमाउंट को रिकवर करने के लिए। हेंस इशू नंबर 2 इज प्रूव्ड इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ। अब हम आगे देखते हैं इशू नंबर 3 क्या कहता है। अब हम इशू नंबर 3 को देखें तो हमारा इशू नंबर 3 क्या है, ये देखना कि वेदर प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड टू गेट द इंटरेस्ट। तो यहाँ तो प्लीडिंग में क्लियरली प्लेंटिफ ने बोला था कि प्रॉमिसरी नोट में एक स्ट्यूपुलेशन इन्होंने डाली थी ये कि अग्रीड रेट जो होगी इंटरेस्ट की वो 1% पर मंथ होगी। इसलिए यहाँ पे प्लेंटिफ ने सॉर्ट किया था प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 का, इंटरेस्ट 3600 का और नोटिस चार्जेस 400 के, टोटल 14,000 प्लस 1% इंटरेस्ट। कहाँ से? फ्रॉम डेट ऑफ सूट टिल रियलाइजेशन। और डिफेंडेंट ने ये डिफेंस ली अपने रिटन स्टेटमेंट में कि प्लेंटिफ जो है मनी लेंडर है और उसने कोई राजस्थान मनी लेंडिंग एक्ट के हिसाब से जो प्रोविजंस होते हैं उनको कंप्लाइंस नहीं की है। जबकि प्लेंटिफ का कहना ये था कि वो मनी लेंडर लाइसेंस रखता ही नहीं है, क्योंकि राजस्थान मनी लेंडिंग एक्ट में आपको मनी लेंडर का लाइसेंस होल्ड करना पड़ता है और वो एक नेसेसिटी है, एक कंडीशन है, एक इंसेंशियल कंडीशन है राजस्थान मनी लेंडिंग एक्ट की। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि यहाँ पे वो पैसा मनी लेंडिंग बिजनेस का कर ही नहीं रहा था। और इस स्टेटमेंट को डिफेंडेंट्स ने भी रिबटेड नहीं किया। और जो यहाँ पे जो बर्डन था वो किस पे लाई करता, क्योंकि अब जो है उसने जैसे ये स्टेटमेंट दिया कि मनी लेंडर लाइसेंस तो मेरे पास है ही नहीं और नहीं मैंने मनी लेंडिंग बिजनेस किया था। अब यहाँ पे जो बर्डन था प्लेंटिफ का वो किस पे शिफ्ट हो गया, डिफेंडेंट्स के ऊपर। और डिफेंडेंट्स के ऊपर 102 के हिसाब से शिफ्ट होने के बावजूद भी दे फेल टू डिस्चार्ज। और ये डिफेंस जो था डिफेंडेंट्स का कि उन्होंने कंप्लाइंस नहीं की राजस्थान मनी लेंडिंग एक्ट की, वो भी स्टैब्लिश नहीं हो पाई इस पर्टिकुलर पॉइंट नंबर 15 में। अब आगे देखते हैं। पॉइंट 16 हमारा सेक्शन 34 CPC का जो है उससे डील करता है। अब हमें पता है कि जो इंटरेस्ट जो होता है वो 3 स्टेजेस में दिया जाता है। प्रीलाइड इंटरेस्ट होता है, एक
पेंडेंट इंटरेस्ट होता है, पेंडेंट लाइट इंटरेस्ट, और लास्ट में पोस्ट लाइट इंटरेस्ट। तो प्री लाइट इंटरेस्ट जो होता है वो डिपेंड किस पे करता है, अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज़। और हमें यहाँ पता है कि प्री लाइट इंटरेस्ट जो है वो 1% पर मंथ के हिसाब से है। अग्रीड रेट जो थी इनकी इंटरेस्ट की वो 1% पर मंथ है। तो अगर हम उसको हटा भी दें तो पेंडेंट लाइट जो बनता है वो तो उसे अवॉर्ड करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे बट सबसे इम्पॉर्टेंट इंसेंशियल रिक्वायरमेंट जो है सेक्शन 34 की ये कि यहाँ पे कोर्ट जो होता है वो बाउंड नहीं होता है इंटरेस्ट देने के लिए। ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि वो चाहे तो इंटरेस्ट देगा वरना नहीं देगा। और मैक्सिमम रेट जो होती है इंटरेस्ट की पोस्ट लाइट, अगर पर्टिकुलरली पोस्ट लाइट इंटरेस्ट की बात करें तो वो 6% दे रखी है हमारे प्रोविज़न में सेक्शन 34 में। अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा उसमें। फिर आप देखते हैं सेक्शन 17 पॉइंट नंबर 17 क्या कहता है। तो पॉइंट नंबर 17 कहता है कि अग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इस प्रेजेंट केस में 1% पर मंथ था, जो कि काफ़ी मिनिमम है, विच इज़ मिनिमम इन नेचर। और कोर्ट ने ये कंसिडर किया कि एप्रोप्रिएट है यहाँ पे क्या प्री लाइट इंटरेस्ट को ग्रांट करना, क्योंकि बहुत कम है, 1% के हिसाब से देखें तो बहुत कम है। और इसको अगर देखें अग्रीड रेट को तो जो इंटरेस्ट बनता है वो भी ज़्यादा नहीं है, वो भी 3600 का ही बनता है। और एज़ फॉर द पोस्ट लाइट एंड पेंडेंट लाइट इंटरेस्ट की कंसर्न में डिफेंडेंट ने प्लीड किया था कि उसके फादर ने कोई एसेट नहीं दिए, वो पुअर एग्रीकल्चरिस्ट है, 2 बीघा ज़मीन है, वो भी अनइरिगेटेड लैंड की। तो इन सपोर्ट ऑफ देयर प्लीडिंग उन्होंने एक सर्टिफाइड कॉपी जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड की वो भी फाइल कर दी थी। ये जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है वो कहाँ पे, वो क्या है, वो एक तरह से पब्लिक डॉक्यूमेंट है अंडर सेक्शन 74 एंड इट इज़ रिलेवेंट अंडर सेक्शन 35। और अगर इसकी प्रिजम्पशन की बात करें तो वो जेन्युइन कहलाता है अंडर सेक्शन 79। और जो सर्टिफाइड कॉपी है वो कहाँ एडमिसिबल इन नेचर है, अंडर सेक्शन 77 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। अब आगे देखते हैं। ऑल्सो सेक्शन 79 में जेन्युइन माना जाता है। और जो सर्टिफाइड कॉपी है वो भी क्या है, एडमिसिबल इन नेचर है अंडर सेक्शन 77 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये हो गया हमारा पॉइंट 16 एंड 17। अब आगे देखते हैं। दिस फैक्ट इज़ ऑल्सो एडमिटेड बाय द प्लेंटिफ कि हाँ डिफेंडेंट्स जो है पुअर एग्रीकल्चरिस्ट है एंड हेंस इट नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। देयरफॉर द कोर्ट कीपिंग इन माइंड द सिचुएशन ऑफ डिफेंडेंट, कोर्ट ने एक्सरसाइज की उसकी डिस्क्रिशनरी पावर अंडर सेक्शन 74। ये इम्पॉर्टेंट है लिखना स्टूडेंट्स, they exercise their discretionary power under section 34 of CPC where they grant simple interest 0.2% का from date of degree to date of realization and not 1% per month। क्यों? क्योंकि उनकी हालात सही नहीं थे और इस बात को प्लेंटिफ ने भी एडमिट किया था, इसलिए उन्होंने ये इंटरेस्ट की रेट बताई। दूसरा, एज पर अगर ऑर्डर 20 रूल 11 देखे तो ऑर्डर 20 रूल 11 क्लियर करता है कि यहाँ पे जो डिग्री होती है वो उसमें ये डायरेक्ट किया जा सकता है कि जो पेमेंट होगी वो इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू होगी। और कोर्ट ने ये कंसिडर भी किया था, उन्होंने ये मांगा था, ये फैसिलिटी मांगी थी कि अगर कल को पैसा देना पड़े तो हमें रीपेमेंट इंस्टॉलमेंट में देने का इजाज़त दी जाए, और वही हुआ, कोर्ट ने इस चीज़ को कंसिडर किया। फिर अल्टीमेटली देयरफॉर दिस इशू नंबर 3 इज़ ऑल्सो प्रूव्ड इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ, और यहाँ पे प्लेंटिफ को प्री लाइट इंटरेस्ट भी मिला 1% पर मंथ के अग्रीड रेट पे, प्लस कोर्ट ने अपनी एक्सरसाइज करते हुए डिस्क्रिशनरी पावर पेंडेंट लाइट भी ग्रांट किया, पोस्ट लाइट इंटरेस्ट भी ग्रांट किया,
टुगेदर फ्रॉम डेट ऑफ सूट टिल रियलाइजेशन, किस रेट पे? एट 0.2 पर मंथ के हिसाब से। अब हमें पता है इशू नंबर 4 रिलीफ एंड कॉस्ट है, जिसके पॉइंट नंबर 19 में सेट लैंग्वेज है जो हम हमेशा यूज़ करते हैं। अब आगे देखते हैं। जो रिलीफ है वो एक सेट लैंग्वेज में लिखे गए, जिसमें पहला रिलीफ यही दिया कि उसे ये सम मिलेगा, 10,000 रुपये मिलेंगे, 3600 रुपीज़ मिलेंगे, 0.2% के हिसाब से उसे इंटरेस्ट दिया जाएगा, नोटिस चार्जेस दिए जाएंगे, डिफेंडेंट अपनी कॉस्ट पेयर करेगा और प्लेंटिफ की भी, सर्टिफाइड एडवोकेट फीस, ये सब हमें पता है, तो इसे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कहना चाह रही थी कि अब मुझे लगता है कि हम एक इस स्टेज पे तो आ चुके हैं कि हमें समझ में आ गया है कि जजमेंट राइटिंग का आउटलुक क्या होगा। ओवरव्यू अगर देखें, अगर हम फॉर्मेट में देखें, लैंग्वेज में देखें, कंटेंट में देखें, तो हमने इन एंड आउट ऑलमोस्ट जजमेंट राइटिंग को काफ़ी हद तक समझ लिया है। सो अब मैं जा रही हूँ कि अब मैं आपको दूसरी स्टेज पे लेके जाऊँ, ऑर्डर राइटिंग पे। तो स्टूडेंट्स, अब जो अपकमिंग लेक्चर्स होंगे वो सिर्फ ऑर्डर राइटिंग के होंगे, और इसके बाद फिर मैं आपको लास्टली वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक बार डिस्कस करूँगी। सर्टिफाइड कॉपी जो मैंने आपको प्रॉमिस किया है वो मैं दूँगी, और फिर उसके बाद क्लास आपके ये कोर्स कंप्लीट होगा मेरी तरफ से। सो अभी भी एक हमारी ये स्टेज ख़त्म हुई है, अब दूसरी स्टेज पे हम जा रहे हैं, ऑर्डर राइटिंग पे। अब वापस मिलेंगे हम जल्दी, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम स्टूडेंट्स। टेक केयर। अभी वैसे भी बहुत कोविड की वजह से बहुत अभी माहौल ऐसा है, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, ये कहना चाहूँगी। थैंक यू।